तो संविधान सभा में उनके चुने हुए कैंडिडेट कितने थे? उनके पार्टी के, बाबा साहब अंबेडकर के पार्टी के चुने हुए कैंडिडेट कितने थे? बाबा साहब अंबेडकर के पार्टी का चुना हुआ बाबा साहब अंबेडकर अकेले ही थे। तो उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। क्यों? क्योंकि नेहरू को, गांधी को ऐसा लगा कि अगर हम लोग लिखने की जिम्मेदारी लेते हैं तो ये अकेला आदमी संविधान सभा में संविधान की ज्यादा जानकारी रखने की वजह से हर बार ऐसे संवैधानिक प्रश्न खड़ा करेगा जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी की जिम्मेदारी लगाएगा। संविधान हमारे फेवर में है, संविधान हमारे फेवर में है, बहुमत हमारे विरोध में। समस्या क्या है आज की? मनुस्मृति सारी की सारी हमारे विरोध में थी, तो देश का कानून ही हमारे विरोध में था। तो 26 जनवरी 1950 को देश का कानून हमारे समर्थन में हो गया। फिर क्या समस्या है? नॉन इम्प्लीमेंटेशन। नॉन इम्प्लीमेंटेशन क्यों हो रहा है? पार्लियामेंट में हमारा मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, वो सारे के सारे नॉमिनेटेड है। उनको पार्लियामेंट में बोलने भी नहीं दिया जाता। तो हम लोगों को उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानकर नहीं चलना चाहिए। हमारे लोग उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानकर चलते हैं, इस वजह से हमारा इंडिपेंडेंट संगठन नहीं बनता। अरे हमें इंडिपेंडेंट संगठन बनाने की क्या जरूरत है? हमारे 131 मेंबर पार्लियामेंट बगैर संगठन के चुनकर जाते हैं। ऐसे हमारे नालायक पढ़े लिखे लोग सोचते हैं। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नालायक पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं, अरे हमें संगठन बनाने की क्या जरूरत है? बगैर संगठन के हमारे 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, 1000 से ज्यादा एमएलए चुनकर जाते हैं। हमें अपना संगठन बनाने की क्या जरूरत है? अरे कांग्रेस से चुनकर जाने वाला एमएलए एमपी नॉमिनेटेड है, नाम हमारा लेते हैं, बाप वो है। समझ में आता है? नाम शेड्यूल कास्ट का लेते हैं, नाम शेड्यूल ट्राइब का लेते हैं, नाम ओबीसी का लेते हैं, बाप वो है। नाम किसी का लेने का, बाप कोई और होने का, ऐसे संतान को, ऐसे औलाद को क्या कहते हैं? हरामी की औलाद, चोरों की औलाद। तो ऐसे जो ये जो सिस्टम बनाया गया है मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए चुनने का, ये हरामी की औलाद चुनकर भेजने का सिस्टम है। भारत में मैं ये बात अकेला ही बोलता हूं और 22-25 साल से बोल रहा हूं, किसी एमएलए एमपी ने आज तक एफआईआर नहीं किया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की किसी क्योंकि ये बाबा साहब ने लिख कर रखा है। ये बाबा साहब अंबेडकर की किताब का नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल। ये किताब पढ़ लो। ये लोग हमारे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत क्या है? रियल रिप्रेजेंटेशन। हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हमारी केवल संख्या है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लोकतंत्र है, संविधान है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। संविधान में सारे अधिकार है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अमल करने का काम कौन करेगा? अमल करने का काम कौन करेगा? संविधान के जो ब्राह्मण विरोधी है, उनके ऊपर संविधान के अमल करने की जिम्मेदारी नहीं लगाई जा सकती है। ना वो कर सकते हैं, ना वो कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को
जो मौलिक बात समझाना चाह रहा हूं, अपना संगठन निर्माण करने की जरूरत है। अपना संगठन शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड क्लास का, माइनॉरिटी का, 85% लोगों का, और अपने रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजने की जरूरत है। हमें केवल सामाजिक बात नहीं करनी चाहिए, आर्थिक बात नहीं करनी चाहिए, हमें संगठन निर्माण करके व्यवस्था बदलने की बात करनी चाहिए। अगर आपकी दिल्ली में सरकार आई तो केंद्र सरकार का बजट कितना है? 50 लाख करोड़। आया किसी को समझ में? कितना है आंकड़ा? है? दिमाग पर जोर लगाओ। मेरे को समझ में नहीं आया तो पहली बात तुम लोग को कैसे आएगा? मैं डेली प्रैक्टिस करता हूं, मुझे समझ में नहीं आया। 50 लाख करोड़। 3 बार बोलने से थोड़ा बहुत समझ में, एक बार बोलने से नहीं। 50 लाख करोड़। चलो ठीक, थोड़ा बहुत आ गया, वो ज्यादा झंझट में हम नहीं पढ़ना चाहिए। इतना बजट एक साल का भारत सरकार का, इतना पैसा भारत सरकार के पास जमा होता है एक साल में। राज्य सरकार का अलग होता है, महानगर पालिका का अलग होता है, नगर पालिका का अलग होता है, जिला पंचायत का अलग होता है, तालुका पंचायत का अलग होता है, ग्राम पंचायत का अलग होता है। हर एक को टैक्स लगाने का अधिकार है और वो सारा पैसा एक साल के लिए इकट्ठा होता है और एक ही साल में मार्च एंड तक खर्चा करना कंपलसरी है, बंधनकारक है। उसके बाद उसको बचा कर नहीं रख सकते, फिर अगले साल में पैसा आता है। इतना पैसा है और इतना पैसा हमारे पास आता है और इसके बावजूद भी हमारे लोगों की दरिद्रता कहां है? पैसा जाता कहां? उन लोगों के नियंत्रण में सत्ता है, तो जिनके नियंत्रण में सत्ता है उनके नियंत्रण में बजट है, और जिनके नियंत्रण में बजट है वो निर्धारित करते हैं पैसा किसको बांटना चाहिए, किसके पास देना चाहिए, किसके हिस्से में लाना चाहिए, किसके हिस्से में नहीं आना चाहिए। वो निर्धारित करते हैं और वो बंदरबाट हो जाती है और उनको मिल जाता है। जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं। इसलिए मौलिक समस्या केंद्र की सत्ता पर नियंत्रण होना चाहिए। 100 में 85 वोट हमारे हैं, 40 से ज्यादा की जरूरत नहीं है, 40% से ज्यादा की जरूरत नहीं है। मायावती तो 30% मुख्यमंत्री बने। जब 3 पार्टियां होती है 35, 35, 35, 105% है, समझ? 40% की भी जरूरत नहीं। तो 3 अगर मजबूत पार्टियां हो तो 35% में ही सेंट्रल में आपकी सरकार बन सकती है। 35 में 85% आपके हैं। हमारे लोग क्या सोचते हैं? काशीराम जी लोगों को ये बात समझाते थे, ऐसा ऐसा संख्या इतनी है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, फिर अपनी सरकार आ जाएगी, फिर अपना मुख्यमंत्री हो जाएगा, फिर अपना प्रधानमंत्री हो जाएगा, फिर सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। काशीराम जी अपने लोगों को समझाते थे। लोग काशीराम जी से भी ज्यादा बुद्धिमान थे, लोग काशीराम जी से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। वो क्या कहते थे? ऐसा नहीं हो। वो काशीराम जी को कहते थे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जो लोग काशीराम जी को कहते थे ऐसा नहीं हो सकता, वो ज्यादा होशियार लोग थे, क्योंकि वो अपने पार्टी को वोट ही नहीं देते। उनको मालूम था कि साला मैं खुद ही हरामीपन करता हूं, तो ये तो ईमानदारी पर निर्भर कर रहा है। काशीराम जी मानकर चल रहे हैं कि हम ईमानदार रहेंगे, ज्यादा भी तो 35% वोट ईमानदार रहेंगे तो हो जाएगा। मगर जिनको वो समझाते थे
वो खुद ही 50 साल से बेईमानी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, अपने ही लोगों को वोट देने का काम नहीं कर रहा है, तो उसको मालूम था ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लोग जो हरामीपन करते हैं वो उसी के शिकार है। अच्छा, उसके लिए वोट देने के लिए तलवार निकालना नहीं पड़ता। जैसे मैन के अंदर तलवार है, लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता। वोट डालने के लिए एक ही आदमी लाइन लगाकर अंदर जाता है, जब बाहर नहीं आता दूसरा नहीं जा सकता, और वहां जाकर उसको क्या करना है? कोई तलवार कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई चाकू छुरी बंदूक गोली चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ये भी साला बड़ा हैरान करने वाली बात है कि अंगूठा टेकने की क्यों जरूरत है। तो बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोग अंगूठा टेक ज्यादा है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये अंगूठा टेकने का सिस्टम ठीक है। अंग्रेजों ने बाबा साहब को कहा था कि तुम्हारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या करोगे? ये अंगूठा टेकने का सिस्टम डेवलप। तो वोट हमारे लोगों को मिलना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो हमारे लोग इतने होशियार, बाबा साहब अम्बेडकर ने 100 साल से ज्यादा लड़ाई लड़कर वोट का अधिकार हासिल किया। यूरोप और अमेरिका में खून खराबा हुआ, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। अमेरिका यूरोप में केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था, केवल टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार था। हमारे लोगों को तो ये समझ नहीं, ये बताएंगे तो भी अजीब लगेगा। केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। पढ़े लिखे लोगों में से भी टैक्स पे करने वाले लोगों को वोट था, जो टैक्स पे नहीं करता उसको वोट का अधिकार नहीं था। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को अधिकार दिया। जानते हो कौन सा दिया? एडल्ट फ्रेंचाइज। कौन सा अधिकार? एडल्ट फ्रेंचाइज। आदमी बाबा साहब ने सोचा हमारे लोगों के घरों में बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद अनपढ़ रहता है, गंवार रहता है, और फिर वो 18 साल का होता है, 18 साल का होने के बाद भी अनपढ़ रहता है, 21 साल का होने के बाद भी अनपढ़ रहता है, गंवार रहता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा अनपढ़ गंवार होने के बावजूद भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। टैक्स पे करने वाला हो तो भी होना चाहिए, टैक्स पे ना करने वाला हो तो भी होना चाहिए। तो नया तरीका ढूंढ कर निकाला। क्या ढूंढ कर निकाला? उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना। हमारे देश में ऐसा होने के बाद इंग्लैंड में लागू हुआ। हमारा देखा देखी इंग्लैंड में लागू हुआ। दुनिया के कई देशों में एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे देश में लागू करने के बाद कई देशों में लागू हुआ। तो एक झटके में हमारे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने शासक वर्ग में रूपांतरित कर दिया। और हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा बुद्धिमान। उन्होंने वोट का अधिकार शासक बनने के लिए उपयोग करने के बजाय 100, 500, 1000, 2000 में बेचना शुरू कर दिया। इतने वाले नालायक लोग हमारे। 100 साल से ज्यादा लड़ाई लड़ने के बाद वोट का अधिकार हासिल किया। 100 साल। तो हमारे लोगों ने उसको चुनाव आता है तो इस देश में चुनाव के दौरान लोगों को 1000, 2000, 5000 मिल जाता है, और 8-10 दिन हमारे लोग 2 टाइम खाना खा लेते हैं। अगर चुनाव नहीं होता तो बहुत लोग मर जाते। तो चुनाव से बहुत लोगों को बहुत बार 2 बार खाने का मौका मिल जाता है। तो चुनाव का ऐसा भी फायदा हो रहा है,
और हमारे लोगों ने फायदा उठाया और शासक वर्ग ने हमारे लोगों के वोटों को खरीदने का फायदा उठाया। ये सारा हमारे देश में होता है। दुनिया के किसी देश में वोट बेचने का और वोट खरीदने का काम नहीं होता। ये सारा खेल ब्राह्मण लोगों के द्वारा किया गया है। तो ये सारा बदला जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और ये परिवर्तन करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है संगठित शक्ति का निर्माण करना। सब कुछ बदला जा सकता है संगठित शक्ति का निर्माण करना। तो संगठित शक्ति कैसे निर्माण होगी? भौगोलिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग। भौगोलिक नेटवर्किंग में क्या करना होगा? 15 लाख बूथ पर संगठन खड़ा करना होगा और बूथ में अधीन सोशल नेटवर्किंग, शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमेडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, 14 सामाजिक समूहों के 14 सामाजिक ग्रुप, एक भौगोलिक संगठन और एक बूथ में 1200 वोटर में हम लोगों को 14 संगठन बनाना चाहिए। तो सोशल नेटवर्किंग होगा। एक बूथ में 14 संगठन, 1200 वोट में 14 संगठन। ऐसे अगर हमने 15 लाख बूथ में किया तो इस देश में इलेक्शन नहीं, रेवोल्यूशन हो जाएगा। इलेक्शन नहीं, रेवोल्यूशन हो जाएगा। और कोई तलवार चलाने की जरूरत नहीं, कोई बंदूक गोली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो। कोई ऐसा मुझे कह नहीं सकता कि बहुत कठिन बात आपने